Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के बारे में और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिए हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा जो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वो करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में ही। इससे पहले हमने दो एटॉमिक मॉडल डिस्कस भी कर लिए हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था और वो क्यों फेल हुआ, ठीक है। अगर आप थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें तो जे थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फेल क्यों हुए? क्योंकि उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने कहा कि क्योंकि जब तक केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने कहा कि प्रोटॉन किसी एटम में एक बहुत स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और वो स्मॉल रीजन को क्या बोला उन्होंने, जहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता रहता है। तो दोनों की पोजीशन इंट्रोड्यूस की, किस की न्यूक्लियस किसी एटम के अंदर एक स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक, जहाँ पर कौन है प्रेजेंट है, आपका प्रोटॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को क्या बोला उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिटल में या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में मूवमेंट करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। फिर फेल क्यों हुआ? हालांकि इनका मॉडल 90% सक्सेसफुल था, तो कुछ फेल होने के रीजन थे, कुछ लिमिटेशन थी इनके मॉडल में भी। क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सपोज यहाँ न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इन सर्कुलर पाथ पर होता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। लेकिन फिजिक्स की थ्योरी है वो ये बोलती है, मैक्सवेल की थ्योरी की, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। और एनर्जी अगर कम हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम हो रही है तो सपोज ये अभी थर्ड सेल में है, फिर सेकंड में आएगा, फिर फर्स्ट में आएगा और कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, एनर्जी कम हो रही है, और कहाँ गिर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था और यही रीज़न है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल रहा। फिर इसके बाद एटॉमिक मॉडल आया हमारा, बोर का एटॉमिक मॉडल। तो जो बोर थे उनकी खास बात ये थी, एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे कि उन्होंने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की भी स्टडी करी और जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसकी भी स्टडी करी। रीज़न क्या था? क्योंकि वो दोनों का स्टूडेंट था। वो रदरफोर्ड के अंडर में भी काम किया हुआ था उसने, जो नील्स बोर था, और जो हमारा जे थॉमसन था उनके अंडर में भी उन्होंने काम किया हुआ था। इसी की वजह से दोनों मॉडल की स्टडी करी और जो मॉडल में कमियां थी, जो मॉडल में लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशन को क्या करा, उसने दूर करा और अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसे क्या कहा गया, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल या बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए किया या वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या, ये इनके मॉडल की खास बात थी जो बाद में लिमिटेशन भी बनी, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक मॉडल की बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल क्या है हमारा, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक। हाइड्रोजन एटम या वन इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज आप बोल सकते हैं। खास बात क्या थी इस मॉडल की, पोस्टुलेट क्या थे, उनके बारे में हमें बात करना है कि मेन फीचर्स या मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके मेन फीचर की बात करें तो इन्होंने सभी चीज़ों को क्वांटाइज कर दिया। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि फिक्स कर दी कुछ चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूवमेंट कर सकते हैं, सभी ऑर्बिट में मूवमेंट नहीं होगा उनका, और जिन ऑर्बिट में मूवमेंट करेंगे उन ऑर्बिट में मूवमेंट करते वक्त उनकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो अगर इसके पोस्टुलेट की बात करें या मेन फीचर्स की बात करें तो पोस्टुलेट है जो है इस मॉडल का, फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही मूवमेंट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और इन स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूवमेंट करते वक्त उनकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आएगी, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले
पहले पोस्टुलेट की, तो वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूवमेंट करेंगे, सभी ऑर्बिट में उनका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये पहला क्या है, ये पहला पोस्टुलेट है किसका, बोहर एटॉमिक मॉडल का। दूसरे पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो दूसरा पोस्टुलेट है इस मॉडल का कि इन स्पेसिफिक ऑर्बिट में, जिन्हें हमने स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट बोला है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्बिट का मतलब क्या है, सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है आपका, और ये क्या है, ऑर्बिट मैंने बनाया है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो इसमें मूवमेंट करेगा, सपोज वो इसमें मूवमेंट करेगा, तो ये दोनों उसने, सपोज ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जिसमें मूवमेंट कर रहा है, ये भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जिसमें मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, उसका फिक्स ऑर्बिट में ही मूवमेंट होता है, या तो वो इसी ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा या वो इस वाले ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं उसका मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर, तो पहला पोस्टुलेट तो ये है। दूसरे पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो दूसरा पोस्टुलेट है हमारा, दूसरा पोस्टुलेट है कि इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट द एनर्जी डू नॉट चेंज, द एनर्जी डू नॉट रेडिएंट, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालता इन स्पेसिफिक ऑर्बिट में, और इन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, जहां उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें या सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट यही है, व्हाइल इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएंट या लूज एनर्जी, वो एनर्जी का लूज नहीं करता, और इन्हीं जिन ऑर्बिट में वो एनर्जी का लूज नहीं करता, उन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, उन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट को बोला जाता है स्टेशनरी एनर्जी लेवल। and these specific orbit is known as stationary एनर्जी लेवल। स्टेशनरी एनर्जी लेवल, शायद दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट नहीं करते, किन्हीं स्पेसिफिक में ही करते हैं, और जिन ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं उन ऑर्बिट में मूवमेंट करते वक्त वो अपनी एनर्जी बाहर नहीं निकालते, एनर्जी में कोई कमी नहीं होती, और उन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट को क्या बोला मैंने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट हुआ। थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो थर्ड पोस्टुलेट में ये कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूवमेंट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, और जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूवमेंट करता है तो उस वक्त या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो एनर्जी इमिट करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी एनर्जी लेवल में गया है। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पोस्टुलेट है हमारा वो ये है कि एन electron can move from one energy level to
टू अनदर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग और emitted the required energy ठीक है, जितनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है एब्जॉर्ब, जब उसे एक एनर्जी लेवल से कहाँ जाना है, दूसरे एनर्जी लेवल में मूवमेंट करना है, या उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एनर्जी इमिट करते हैं, वो देखते हैं किस तरीके से इमिशन होता है एनर्जी का और किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, एक सेल एनर्जी लेवल ये है, दूसरा एनर्जी लेवल ये है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है हमने मानी E1, इसकी एनर्जी क्या है E2। इसको बोला मैंने कि ये 20 जूल है और इसको बोला मैंने ये 10 जूल है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो E1 से कहाँ जाना चाह रहा है, E2 में। तो जब वो E1 से E2 में जाना चाह रहा है तो क्या है, E1 में तो उसकी एनर्जी 10 जूल है और E2 में कितनी है 20 जूल। तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब या इमिट, वो एनर्जी करेगा है एब्जॉर्ब, और जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उतनी ही वो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि अब 10 जूल है, यहाँ तक जाने के लिए कितनी चाहिए उसे 10। ऐसा नहीं है कि अगर 8 जूल मिल जाए तो वो 8 जूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ना वो 5 जूल को एब्जॉर्ब करेगा, ना 8 को करेगा, ना 9 को करेगा, ना 9.8 को करेगा। जितनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है जाने के लिए उतनी फिक्स एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब वो 10 जूल के, अगर वो 10 जूल एब्जॉर्ब कर ले तो वो E1 को छोड़कर कहाँ चला जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल है E1, दूसरा एनर्जी लेवल क्या है E2 है। जब उसे E1 से E2 जाना है तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी करेगा एब्जॉर्ब। या आपने क्या है, कोई रेडिएशन दी इसे, रेडिएशन के थ्रू क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और E1 से कहाँ चला जाएगा, E2 में। बोलो ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो इमिट कब करेगा एनर्जी, सपोज अब उसे E2 से कहाँ पर आना है, वापस E1 में आना है। तो जब उसे E2 से E1 में आना है तो इस बार क्या करेगा, वो जो रेडिएशन है उसे क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब उसे E1 से E2 जाना था तो एनर्जी क्या करी उसने, एब्जॉर्ब, और जब उसे E2 से E1 में आना है तो एनर्जी क्या करी उसने, इमिट करा उसने, रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूवमेंट कर सकता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूवमेंट करेगा उसी दौरान इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। अदरवाइज जब तक वो इन ऑर्बिट में, सपोज इस ऑर्बिट में कितनी मानी थी मैंने 10 जूल, इस ऑर्बिट में कितनी मानी थी 20 जूल, जब तक वो इस ऑर्बिट में मूवमेंट करता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी 10 जूल ही रहेगी, 10 जूल से कम नहीं होगी, फिक्स रहेगी एनर्जी। और इसी ऑर्बिट को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलोगे आप, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, जहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। बोलो। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था। अगर फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें तो फोर्थ पोस्टुलेट में बोला गया है कि सभी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर वैल्यू होगी, वही ऑर्बिट पॉसिबल है और उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। बोलो। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है हमारा कि जो किसी भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है ना। ऐसा नहीं है कि जो किसी ऑर्बिट का कुछ भी एंगुलर मोमेंटम है सभी में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे ना। जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर होगा, n के मल्टीपल में होगा, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट है द एंगुलर मोमेंटम of an orbit is always quantized and only those orbit are possible whose angular momentum is the integer multiple of h/2π। तो क्या लिखोगे आप, is always quantized and only those orbit
are possible whose angular momentum is the integer multiple of h अपॉन 2 पाई। जो h अपॉन 2 पाई का क्या होगा, मल्टीपल होगा, वही ऑर्बिट क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या होता है, mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई और इसका मल्टीपल क्या हुआ n। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट मूवमेंट करेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू क्या, एक पूर्ण इंटीजर होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 डैश। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है तो वो ऑर्बिट पॉसिबल होगा, यस होगा। अगर किसी का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है, h अपॉन पाई है तो भी होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी, 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3h अपॉन 2 पाई किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है तो क्या वो ऑर्बिट पॉसिबल होगा फॉर द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 2h अपॉन पाई किसी का एंगुलर मोमेंटम है तो क्या है, क्या वो ऑर्बिट पॉसिबल होगा फॉर द मोमेंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, यस होगा। तो ध्यान रखना कि अगर n की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है, n के मल्टीपल में उसका एंगुलर मोमेंटम है तो क्या होगा, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये किसका, बोर का एटॉमिक मॉडल था जिसके कुछ पोस्टुलेट थे। इस जो बोर का एटॉमिक मॉडल है इसकी खास बात क्या थी कि इस मॉडल ने केवल किसके बारे में बात की थी, जो आपके 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थे, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, मतलब जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि इन्होंने सभी चीज़ को क्वांटाइज किया था। क्वांटाइजेशन थ्योरी थी बोर की। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने वेलोसिटी को भी फिक्स कर दिया, वेलोसिटी को भी क्वांटाइज कर दिया, ठीक है, रेडियस को भी क्वांटाइज कर दिया, एंगुलर मोमेंटम को भी क्या लगा दी, क्वांटाइजेशन कंडीशन लगा दी। मतलब सारी चीज़ें क्या कर दी, फिक्स। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन हर जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, किसी भी स्पीड से मूवमेंट नहीं कर सकता, किसी भी रेडियस पे मूवमेंट नहीं कर सकता। सारी चीज़ें क्या हैं, उसकी क्वांटाइज्ड हैं, फिक्स हैं, और अगर फिक्स चीज़ें हैं तो उसकी मूवमेंट करते वक्त उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। ये उस बात का आंसर था जो रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में नहीं दे पाए। जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस थी कि क्या, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मूवमेंट करता है तो उसकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं होती। उसी बात का आंसर लेके बोर आए थे। ठीक है, और उन्होंने इस तरीके का अपनी एक्सप्लेनेशन दी चीज़ों को लेके कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं करता, क्योंकि वो फिक्स ऑर्बिट में जब मूवमेंट करता है तो उसकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं होती। और उन फिक्स ऑर्बिट को क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोला, किसने, बोर ने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ कैलकुलेशन करें, रेडियस के लिए कैलकुलेशन करेंगे, वेलोसिटी की कैलकुलेशन भी होगी, तो किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे और वेलोसिटी या रेडियस का क्या फॉर्मूला आएगा, पर्टिकुलर फॉर्मूला, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे किसके बारे में, रेडियस के बारे में। देखें, कैलकुलेशन सबसे पहले जो कैलकुलेशन है हम करेंगे यहाँ पर फॉर रेडियस। जब रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन, और जिस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z। तो हमने माना कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Ze। इसे मान लिया मैंने Q1 और इसे मान लिया मैंने Q2 चार्ज है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R, जिसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस। तो अब क्या है कि यहाँ पर दो तरीके के फोर्स होंगे, एक तो इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लगने वाला, जिसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो इस पर लगेगा, ठीक है। तो बात करते हैं उसकी हम कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो, ठीक। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि 1/4 पाई E0 Q1 Q2 अपॉन R², ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने 1/4 पाई E0 जो है Q1 Q2 अपॉन R², और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो होता है mv² अपॉन R। बोलो, तो हमने जो 1/4 पाई E0 है ये कांस्टेंट ही है, तो इसकी जगह क्या मान लिया K। Q1 कितना है हमारा, Q1 चार्ज कितना है ZE, बोलो Q1 चार्ज कितना है ZE, Q2 कितना है हमारा E अपॉन में R², और ये है हमारा mv² अपॉन R, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, R से R कैंसिल हुआ तो बनेगा आपका KZE² अपॉन R इक्वल टू mv², ठीक। और यहाँ से अगर हम बात करें तो जो R की वैल्यू आएगी, R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी mv² अपॉन, R की वैल्यू आएगी आपकी KZE² अपॉन mv², ये आई आपकी R की वैल्यू फिलहाल, ठीक है। तो एक हमें फॉर्मूला पता है जो मैंने अभी पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, उस रिलेशन से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा था कि जो mvr है वो किसके इक्वल होता है, nh अपॉन 2 के इक्वल है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम v की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। वैल्यू पुट होगी आपकी nh अपॉन 2 इंटू mr। बोलो, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से v की, ठीक। इस v की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे हम, r की इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या आएगा वही चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब अब पुट करेंगे हम तो क्या आएगा, r इक्वल टू KZE² अपॉन m v की nh अपॉन 2 mr, ठीक। इसका होगा, एक मिनट, m पहले से था, v की वैल्यू क्या है nh अपॉन 2 mr का स्क्वायर। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका KZE² अपॉन m, ये चीज़ें ऊपर पहुंच जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये 4 m² r², ठीक है। और नीचे क्या आएगा आपका m n² h², ठीक है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो m से एक m कट जाएगा आपका, ठीक, और तो कोई वैल्यू कटेगी नहीं। इस r से क्या कट जाएगा, ये r कट जाएगा। तो इस n² h² को इधर ले जाएं आप, n² h² क्या हो जाएगा, ये KZE² 4 mr, ठीक। और r की अगर आप वैल्यू की बात करें तो r की वैल्यू जब आएगी तो क्या आएगी, इस वैल्यू को उधर पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा, n² h² अपॉन हो जाएगा आपका KZE² 4 m। तो ये आ गई आपकी r की फाइनल वैल्यू, क्या आ गई, r इक्वल टू n² h² अपॉन KZE² 4 m, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। होगा क्या है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। h² h कांस्टेंट है, इसमें जो KE² भी कांस्टेंट है, E की वैल्यू भी फिक्स है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। क्या क्या चीज़ें आपकी वेरिएबल है, एक तो n और एक z, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस r के फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप h की बात करें तो प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स होती है इसकी वैल्यू, k की भी वैल्यू फिक्स है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या
लिख सकते हैं यहाँ पर। इस कांस्टेंट को जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी और हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू क्या होता है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5291, जिसे क्या बोला जाता है बोहर एटॉमिक रेडियस, जिसे क्या बोलते हैं आप बोहर एटॉमिक रेडियस। बोलो ये क्या आपकी, ऐसे ही अगर आप दूसरे ऑर्बिट के लिए रखेंगे तो n इक्वल टू क्या रखेंगे 2, अगर आप तीसरे और हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट के लिए निकालना चाह रहे हैं तो n इक्वल टू क्या रखेंगे 3। तो इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट की, है ना, और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए क्या रखोगे आप 2 रखोगे, तो जैसे जैसे z चेंज होगा, जैसे जैसे n चेंज होगा, वैसे वैसे रेडियस भी क्या होगी चेंज होगी। तो ये कैलकुलेशन किसकी थी, रेडियस की। इसके बाद हम कैलकुलेशन की बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, तो हमें वहाँ r की जरूरत पड़ेगी, तो r के फॉर्मूले को लिख देते हैं यहीं पर। तो अगर आप कैलकुलेशन करें फॉर वेलोसिटी, तो अगर आप बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो mvr इक्वल टू क्या था nh अपॉन 2 पाई था। अगर आप यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगी nh अपॉन 2 पाई, और यहाँ से क्या आएगा mr। बोलो अब ये जो r है इसकी वैल्यू वहाँ से पुट करनी है हमें, तो क्या हो जाएगा ये v इक्वल टू हो जाएगा हमारा nh 2 पाई इंटू m, और r की वैल्यू है हमारी h स्क्वायर n स्क्वायर, और जो नीचे हैं चीज़ें वो कहाँ पहुँच जाएंगी ऊपर, क्या k e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, और इंटू z। बोलो ठीक, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या चीज़ें कैंसिल होंगी। अब ये है हमारा 4 पाई स्क्वायर, तो पाई से एक पाई गया, 2 से ये 2 गया, ये 2 बचेगा यहाँ पर, एक n से एक n गया, एक s से एक h गया, तो क्या क्या चीज़ें बची, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू, एक तो आएगा आपका k e स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई बचेगा, m से m गया, क्या बचा है यहाँ z, ऊपर तो बची ये चीज़ें, नीचे क्या बचेंगी NH, क्या बचेगा आपका NH। तो इसे भी हम तरीके से लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होगा, जो कांस्टेंट चीज़ें वो एक साथ लिख लें, तो 2 पाई k e स्क्वायर, ठीक, और आपका जो h है वो कांस्टेंट है सारी चीज़ें, और z और n क्या है वेरिएबल है। तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 पाई k e स्क्वायर अपॉन z इंटू z अपॉन n आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो v है इसको कांस्टेंट मान लें हम, अगर इस चीज़ को, इसको क्या बोल दिया हमने कांस्टेंट, तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, z अपॉन n के प्रोपोर्शनल है। बोलो ये कांस्टेंट है वैल्यू, और जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो वो वैल्यू आती है आपकी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n, हम वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं। तो नोट कीजिए इसे इतने। तो जब हम 2 पाई k e स्क्वायर और h को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, v इक्वल टू आ जाता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z अपॉन n। ये वेलोसिटी है। अगर आपको z दिया हुआ है, आपको नंबर ऑर्बिट की नंबर दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, तो क्या निकाल सकते हैं आप, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए, एक रेडियस का फॉर्मूला था, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला था। अब बात करते हैं हम किसके फॉर्मूले की, एनर्जी के। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो वो माइनस में आती है। उस माइनस का क्या मतलब है उसे समझते हैं। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें किसकी, फॉर एनर्जी, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आता है हमारा माइनस के 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये आता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसमें जो माइनस जो साइन है वो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है, देखें सपोज इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं है कि इन्फिनिटी बहुत दूर है, इन्फिनिटी का मतलब है जहाँ पर, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जहाँ इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा उस पोजीशन को क्या बोला मैंने, इन्फिनिटी बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव खत्म हो जाए दैट पोजीशन क्या, इन्फिनिटी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होगा, सपोज इस यहाँ पर क्या है, इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट क्या हो गया है, ख़त्म। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट में आता है, ठीक है, और जैसे ही वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में आता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू क्या है, वो बाइंडेड है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फार्मूला पढ़ा है हमने फॉर द रेडियस, एक फार्मूला पढ़ा है हमने क्या, फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज वो माइनस का मतलब क्या था कि अगर वो इन्फिनिटी पे है, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के अफेक्ट में आएगा तो एनर्जी कैसी होगी आपकी, माइनस होगी, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, कैलकुलेशंस की। अब हम बात करेंगे जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस थी बोर के एटॉमिक मॉडल में। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो यही थी कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, है ना, ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्वाइट सक्सेसफुल रहा फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। पहली लिमिटेशन तो यही है। दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो बोर का एटॉमिक मॉडल स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो जी-मैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक। इसके अलावा जो बोर थे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एटम है उसके पास इतनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है बाय केमिकल बॉन्ड, इसकी एबिलिटी को भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो कुछ लिमिटेशन है जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली तो यही है कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या 1 इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज, ठीक। इट एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज। अगर हम दूसरी की बात करें कि दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी, तो दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो क्वाइट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दे पाया फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था क्या लिखोगे, इट क्वाइट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और अदर स्पीसीज, ठीक। इसके अलावा अगर हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो थर्ड लिमिटेशन थी बोर के एटॉमिक मॉडल की कि जो लाइट की स्प्लिटिंग होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर, ठीक है। तो अगर वो लाइट की स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो स्टार्क इफेक्ट होता है, अगर वो स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, जी-मैन इफेक्ट होता है। तो अगर आप थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे आप इसमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट
इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को ही क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोला जाता है, स्टार्क इफेक्ट। इसे ही क्या बोलते हैं हम, स्टार्क इफेक्ट। बोलो बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ लिमिटेशन की, तो फोर्थ लिमिटेशन क्या है, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, और इसी इफेक्ट को क्या बोला गया, जी मेन इफेक्ट। ठीक, तो ये लिख सकते हैं आपकी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द splitting of light in magnetic field। इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसे ही क्या बोला, जी मैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला जाता है, जी मैन इफेक्ट बोला जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, बोहर के एटॉमिक मॉडल की। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, इसके बाद का जो टॉपिक है, क्योंकि कुछ एटॉमिक मॉडल हैं जो हमें डिस्कस कर लिया है, लगभग थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस कर चुके, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर चुके। इसके अलावा जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, ये लास्ट एटॉमिक मॉडल था जो हमें डिस्कस करना था। ठीक है, इसकी लिमिटेशन भी हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा जो इसकी कैलकुलेशन है एनर्जी की, 3 आपने फॉर्मूले देखे, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, और इसके अलावा एनर्जी किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। बोर का एटॉमिक मॉडल सारी चीज़ें क्वांटाइज लेवल पे उन्होंने बताई, सारी चीज़ें उन्होंने फिक्स की। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट क्या करा, फिक्स करा, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, रिगार्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। फिर भी इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।